हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस क्लास में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं भूगोल का, उनके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करना आप लोगों को बताऊँगा, कैसे सॉल्व करना है, और मैं एक एक करके सारे प्रश्नों का भी उत्तर में देने वाला। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2026 का ये पेपर है, भूगोल लिखा हुआ है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 103 QF, ये पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का भूगोल का पूर्णांक होता है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। समय आपको जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। देखिए निर्देश दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी ये जो पेपर है आप लोगों को अच्छे से 15 मिनट पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको करना है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 से लेकर 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से और 26 मानचित्र संबंधित प्रश्न हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चौथा नंबर पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित होगा। पांचवा पॉइंट है उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो ये जो है पूरा पेपर का निर्देश है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना रहता है। तो देखिए इसमें 8 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो 8 जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और आप लोगों को भी इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला आपका प्रश्न जो दिया है बहुविकल्पीय का कि निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो मैंने काफ़ी बार आपको वीडियो में बताया है कि इंदिरा गांधी जो नहर है ये राजस्थान से होकर जाती है। तो पहले का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो दिया है ये देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। एक एक नंबर का ये आपका प्रश्न आपका रहेगा बहुविकल्पीय का। इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सन 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी। तो 121 करोड़ से ज़्यादा थी। अब 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ 19 लाख, और यहाँ पर देखिए 121 करोड़ 19 लाख, ठीक है, 3422 जनसंख्या से ज़्यादा थी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुपातिक ये बताया जा रहा है। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। एक नंबर का क्वेश्चन है, और जो मानव विकास की अवधारणा है ये किस विद्वान की देन है। तो ये आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे, जो कि एक शायद पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं या भूगोलवेत्ता। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, और ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तैयार कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। यानी नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो भोपाल हो जाएगा, ठीक है, भोपाल हो जाएगा। और बाकी के जो सभी नदी तट पर अवस्थित हैं वो आगरा भी हो जाएगा आपका, ठीक है, कानपुर भी हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, ये सब नदी तट पर अवस्थित है, लेकिन नहीं है वो भोपाल हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। जो एक तृतीयक क्रियाकलाप है वो आपका व्यापार हो जाएगा, ठीक है, व्यापार, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, ये सब तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। 6 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। तो जो नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है वो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश जो हो जाएगा ये नहीं जुड़ा है। नमामि गंगे कार्यक्रम जो परियोजना है इससे नहीं जुड़ा है। उसके बाद में देखिए, आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी सारी जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ प्रश्न उत्तर उसको रोक कर भी समझ सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये महाद्वीप आपका शायद एशिया ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है। अधिक जनसंख्या वाला बात हो जाए तब एशिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मानव सूचकांक की बात हो रही है
तो यूरोप हो जाएगा, जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश में आते हैं। ठीक है, भारत की बात हो जाए तो केरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका यूरोप हो जाएगा, जो कि कॉन्टिनेंट यानी जो है महाद्वीप है। तो 7वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है मुस्लिम समुदाय है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को गूगल पर भी सर्च किया था तो वहाँ पर जो दिखा रहा था बौद्ध दिखा रहा था। अब आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, नीचे ज़रूर बताइएगा आप लोग कॉमेंट में। 8वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल, जो कि बुक के हिसाब से है। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और मैं इसका भी आंसर आपको देने वाला हूँ। हालांकि पेपर में इसका आंसर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, आपको स्वयं लिखना पड़ेगा कॉपी में, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस पेपर के वो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों की डिमांड पर। तो आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं अच्छे से, और मॉडल पेपर में लेकर आता हूं, और भी कॉपी लिखना, ठीक है, पेपर में कैसे पास हों, सारी चीज़ें मैं बताता हूं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी आपके पेपर में स्टूडेंट 8 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर का प्रश्न होता है, एक शब्दों में हमें, ठीक है, ज़्यादा शब्दों में यानी एक लाइनों में लिख देना है इसका आंसर, ज़्यादा बड़े में हमें देना नहीं इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर और प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 9 नंबर, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं ये बताइए। तो इसका उत्तर है सबसे पहला है आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र तथा तीसरा है जनसांख्यिकीय क्षेत्र। ये मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ और किसके द्वारा की जाती है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा हस्तांतरणशील कृषि उस कटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ निवास करने वाले आदिम जाति के लोग द्वारा की जाती है। वहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं आदिम जाति के, वो करते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 4 देशों का नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस तथा चौथा है चीन। ये औद्योगिक दृष्टि से विकसित 4 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन। ठीक है, चीन हमारा जो पड़ोसी देश है बहुत ही ज़्यादा विकसित है भैया। 2050 में, वर्तमान में वो 2050 के टाइम पर जी रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न का भी आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखिए कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। इसका भी उत्तर आप लोग देख लीजिए और कॉपी में लिख रहे हैं। देखिए आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग हमारी बातों को सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, वीडियो को स्किप कर देंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो मैं बताता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा तथा व्यावसायिक विशेषताएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या संगठन क्या है, इसका ये परिभाषा दिया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। ये देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। तो मुंबई तथा जमशेदपुर, जो कि जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड में है शायद। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड है। तो भारत के 2 औद्योगिक नगरों का नाम मुंबई तथा जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये औद्योगिक नगर है, पेपर में कभी भी पूछा जाए तो यही लिखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है ये बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले इलाकों में शुष्क भूमि तथा इससे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में आर्द्र भूमि अथवा वर्षा पोषित, ब्रैकेट में है कि वर्षाधीन कृषि की जाती है। तो शुष्क तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है ये आप देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो वर्षा को मापता है, कौन सा यंत्र है जो वर्षा को मापता है। जो वर्षा होती है ना, तो उसको मापता है कि ये इतने पॉइंट तक वर्षा हुई है। ठीक है, तो आपको लिए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वर्षा को मापने वाला, ठीक है, वो कौन सा यंत्र हो जाएगा। नीचे आप लोग जियोग्राफी, हमारे भूगोल के विद्यार्थी हैं, कमेंट में ईमानदारी से एक एक करके बता दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में पूछता रहूँगा तो आपका एक IQ लेवल भी टेस्ट में करूँगा कि आप कितने तैयार हो, उसी के अकॉर्डिंग में हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊँगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए।
इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति तथा दूसरा है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। तो ये जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ हैं जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताइए। तो वायु परिवहन के हमें क्या बताना है, 2 महत्व बताना है, इसमें भी 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। दूसरा है ये पर्यटन को बढ़ावा देता है, पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने या देखिए अवसर पैदा करने तथा निर्धनता को दूर करने में सहायता होता है। तो इसका भी आंसर देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु जो परिवहन है इसका महत्व क्या है, 2 महत्व बताना था, 2 हमें नंबर दे दिया जाएगा पेपर में। तो ये 16 नंबर भी प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आंसर मैं आपको बताऊंगा भूगोल में। ये 4 नंबर का आपका प्रश्न पेपर में आता है। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो 6 के 24 नंबर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया जाएगा और मैं इसका भी आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो कि यूपी बोर्ड खासकर आल्ट की तैयारी कराए। तो मेरे चैनल पर मिलेगा, आप लोगों को मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कराऊंगा ताकि आपको 95% आए। ठीक है, 1,20,000 जो है हमारे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो चलिए एक एक करके लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर हम एक एक करके दे देते हैं। ठीक है, कॉपी में लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तो बातों को समझिए। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है इसमें कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो ये जो कथन है, प्रश्न जो दिया हुआ है 17 नंबर, इसको पढ़ लीजिए और इस कथन के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों पर टिका है। अंतर संबंधों पर क्या है, टिका है। भौतिक पर्यावरण में वृहत स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल उद्योग, खेत पतन दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के ही अंग हैं। एलन सी सैंपल के अनुसार, जो कि एक भूगोलवेत्ता है, कौन है, एलन सी सैंपल, ठीक है, इनके अनुसार भूगोल की परिभाषा भी पूछा जाएगा पेपर में। फर्स्ट जो चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसमें ये दिए हुए हैं। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। तो जो प्रश्न पूछा गया था आपका 17 नंबर प्रश्न, उसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न, खासकर इस पेपर का। और ये जो पेपर है स्टूडेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इस बार 2026 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको ज़रूर पढ़ कर जाइए, ज़रूर तैयार कर लीजिए, 70 नंबर आपको मिल जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि मिश्रित कृषि की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो जो मिश्रित कृषि है इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट के हिसाब से दिए हुए हैं। इसका उत्तर देखिए, इस कृषि की मुख्य विशेषताएं अग्र प्रकार है। सबसे पहला है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें सामान्य महत्व दिया जाता है। दूसरा है इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी जो मिश्रित कृषि होती है इसमें जो खेतों का आकार है वो क्या है, सीमित होती हैं, जो मध्यम होती हैं, यानी सीमित नहीं मध्यम होती है, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट इसमें, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं मिश्रित कृषि के अंतर्गत। चौथा है फसलों के साथ पशु जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। पांचवा है देखिए सह्यावर्तन, ठीक है, सह्यावर्तन एवं अतः फसली कृषि मुद्रा की उर्वरता को बनाए रखती है। 6 है इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होती है। 7वां है कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। तो जो मिश्रित कृषि को करते हैं वो 7 पॉइंटों के थ्रू बताया गया है कि किस प्रकार से किया जाता है। इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है कि परिवहन और संचार सेवाओं देखिए कि सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए,
सबसे पहला परिवहन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। परिवहन वो व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का, यहाँ पर देखिए, वस्तुओं तथा सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। सस्ते एवं कुशल परिवहन से वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में सुविधा होती है। परिवहन की उचित व्यवस्था से वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। संचार सेवाओं की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, संचार सेवाओं में आरंभ में देखिए, संचार सेवाओं में कि आरंभ में संचार को परिवहन की आवश्यकता थी। वास्तव में ये हाथ देखिए पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। यही कारण है कि परिवहन, यहाँ पर देखिए, कि सभी रूपों को देखिए, परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर मोबाइल, दूरभाष तथा उपग्रह जैसे, यहाँ पर देखिए, आविष्कारों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। ठीक है, संचार को परिवहन से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। तो जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए, ये भी बता दिया गया है। अब चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए तथा भारत के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहां गुच्छित बस्तियां अधिक पाई जाती हैं। 4 नंबर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस्तियों वाला। गुच्छित बस्तियां, परिचित बस्तियां, ठीक है, इनके बारे में आपका पेपर में अधिकतम पूछा ही जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, गुच्छित बस्तियां इन बस्तियों को सघन बस्ती, संकेंद्रित बस्ती या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ये एकल बस्तियां होती हैं, अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास पास सटे हुए एक संचित पर बसे या विस्तारित होते हैं। इनमें घरों की 2 कतारों को एक सकरी तंग, यहाँ पर देखिए, सकरी तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां अलग करती हैं। प्रायः इन बस्तियों का एक यहाँ पर देखिए अभिन्यास अथवा जेतमीय आकार, जैसे रेखीय, आयताकार एवं यहाँ पर देखिए आर्य इत्यादि होते हैं। मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में इस तरह के गांवों का पाया जाना जो है सामान्य है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स, 20 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। अब चलिए देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जैव ऊर्जा क्या है, इसका क्या महत्व है, ये बताइए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है जैव ऊर्जा से रिलेटेड। इसका महत्व क्या है, देखिए, परिभाषा बता रहा है, उसके महत्व के बारे में भी चर्चा करना है। तो इसका उत्तर देखिए, जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। जैव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण घटाने में सहायक है। इसके अलावा ये उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर देखिए, जलाऊ लकड़ी पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के यहाँ पर देखिए ओखाला में नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही परियोजना कार्यान्वित है। तो जैव ऊर्जा क्या है, इसका महत्व क्या है, दोनों को भी बता दिया गया कि भैया पर्यावरण को भी इससे बचाया जा सकता है। और अब देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का, संचार के कार्य बताइए। जो संचार है ना, इसका कार्य बताना है हमें। तो इसका भी उत्तर चलिए देख लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर है संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। इसमें पॉइंट के थ्रू समझाया गया है। और आप लोग भी पेपर में लिखिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा। और आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है, भूगोल की कॉपी कैसे लिखें, तो ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 जियोग्राफी की कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज, वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल देखिए प्रश्न के आंसर देखते हैं। उत्तर देखिए, संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। इसका हमें कार्य बताना है केवल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सूचना या जानकारी देना। दूसरा है संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। तीसरा है संचार व्यक्तियों जैसे समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने पे सहायक होता है। पांचवा है मनुष्यों का मनोरंजन करना। संचार का एक महत्वपूर्ण क्या है, कार्य है। और 6 नंबर में देखिए स्टूडेंट, संचार राष्ट्र की आर्थिक व प्रौद्योगिकी उन्नति में सहायक होता है। तो संचार के क्या कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो टोटल जो स्टूडेंट 6 आपके प्रश्न थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे, क्योंकि 4-4 नंबर के पेपर में पूछे जाते थे, वो भी मैंने आपको इस पेपर में बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
ये देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उतना इम्पॉर्टेंट है जितना दाल का नमक में होता है, ठीक है। तो हर एक पेपर में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। 6 नंबर का आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खासकर जियोग्राफी भूगोल में होता है। अथवा करके पूछा गया कि भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। तो केवल दोनों में से हमें जो भी अच्छा लगता है उसका आंसर हमें देना रहेगा। इसका आंसर मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, वीडियो बना दिया है मैंने भूगोल पर। 24 नंबर प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से क्या अभिप्राय है, भारत में निर्यात की जाने वाली 2 प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। आपको 3 + 3 6 नंबर आपको दिया जाएगा। अथवा करके देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। तो टोटल 4 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय में दिया जाएगा, जिससे कि 12 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। एक प्रश्न पर आपको 6 नंबर और 2 प्रश्न उत्तर है, तो दोनों में से 4 प्रश्न है, करना 2 ही है। चाहे आप 23 नंबर वाले का अथवा कर लीजिए या आप मेन का कर लीजिए। वैसे 24 का भी है, सिचुएशन एक है। जो भी आपको प्रश्न का उत्तर आता है वो आप लोग कर लीजिएगा 150 शब्दों में, यानी 150 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा, जिससे आपको 6 नंबर दिया जाएगा। निर्देश में आपको इसीलिए मैंने बताया था, निर्देश को पढ़ लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना रहेगा। अब आ गया है मानचित्र संबंधित प्रश्न। भूगोल में देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न ना आए तो आएगा तो क्या, हमें मानचित्र भी भरना होता है। मानचित्र कैसे भरना है, वीडियो हमारा यूट्यूब पर ट्रेंडिंग चल रहा है। आप जैसे सर्च करोगे कि मानचित्र कैसे भरें, वीडियो हमारा मिल जाएगा चैनल पर, यूट्यूब पर। अब देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न में देखिए 25 नंबर प्रश्न में कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो टोटल आपके 5 यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर हमें एक मानचित्र में दिया जाएगा, एक जो भारत का मानचित्र है उसको भरने के लिए। और इतना आसान नहीं है, देखिए 2.5 नंबर आपको लिखित पर दिया जाएगा, ठीक है। 2.5 नंबर लिखित का और 2.5 नंबर आपको दिया जाएगा जब आप दर्शाएंगे। मानचित्र दिया जाएगा पेपर में, उसको दर्शाना रहेगा। फिलहाल मैं इसका आंसर दे देता हूँ जिससे कि कॉपी में लिखने के लिए आसानी होगा। और मानचित्र कैसे भरना उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर बना दिया है। तो पहला आपका प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी नगर क्या हो जाएगा, तो ईटानगर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नगर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है कि 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका मेघालय हो जाएगा। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो वडोदरा गुजरात हो जाएगा, ठीक है, वडोदरा गुजरात। चौथा है झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा, तो रानीगंज हो जाएगा आपका, ठीक है। रानीगंज में कोयला उत्पादक का एक प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या वाले की दृष्टि में पूछा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो आपका राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। अब ये विश्व से रिलेटेड यानी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड आएगा और इसमें भी 5 नंबर दिया जाएगा, 2.5 नंबर लिखित के लिए और 2.5 नंबर जब आप मैप में दर्शाएंगे कि ये स्थान यहाँ पर है। तो चलिए इसके भी प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की राजधानी है, तो वॉशिंगटन DC हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरा है एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। एशिया की बात हो रही है तो चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा, कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का सही आंसर। और चौथा है यहाँ पे देखिए उरुग्वे का राजधानी नगर कौन सा हो जाएगा, तो मोंटेवीडियो हो जाएगा, ठीक है, जो कि ब्राज़ील में स्थित है, याद रखिएगा ब्राज़ील में स्थित है ये यूरुग्वे। पांचवा प्रश्न है कि विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश कौन सा हो जाएगा, तो ब्रिटेन हो जाएगा। औद्योगिक जो है यहाँ पर देश की बात हो रही है तो ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दर्शाना है आपको। और वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मैं नया वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, हालांकि 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किए कि भारत का मानचित्र कैसे दर्शाना है, विश्व का मानचित्र कैसे दर्शाना है और कौन सा प्रश्न आपके मानचित्र से रिलेटेड जो है जियोग्राफी भूगोल में
पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है जियोग्राफी का मॉडल पेपर सॉल्व करना बताया है। पूरा पेपर भी मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा। ठीक है, आप लोग सोशियोलॉजी का वीडियो चाहते हैं, नागरिक शास्त्र का भी वीडियो चाहते हैं, या अर्थशास्त्र का, तो वो भी वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।